नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। इस क्रम में आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है वन एवं वनावरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प ए, एच.जी. चैंपियन साहब ने भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ये जो एच.जी. चैंपियन साहब हैं, इनका पूरा नाम है हैरी जॉर्ज चैंपियन। तो आप याद रखेंगे हैरी जॉर्ज चैंपियन अर्थात एच.जी. चैंपियन साहब ने भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। क्लियर है? ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है, ये जो हैरी जॉर्ज चैंपियन अर्थात एच.जी. चैंपियन साहब थे, ये कौन थे? तो याद रखेंगे ब्रिटिश भारत में ये एक भूगोलवेत्ता और वन अधिकारी थे। कौन? हैरी जॉर्ज चैंपियन। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखिएगा कि हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत और तत्कालीन वर्मा, जिसे वर्तमान में आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसके वनों का प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो याद रखेंगे हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत और वर्मा के वन प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और इसके संदर्भ में जो पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वो 1936 में हुई थी, जिसके लेखक थे के.वी. सुंदरमा। क्लियर है? यहाँ पर विकल्प सी में नाम लिखा है वी.एन. सुखवाल का। देखिए, ये भी एक लेखक थे और ये किसके लेखक थे? भारत की आधुनिक राजनीतिक भूगोल के। क्लियर है? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की आधुनिक राजनीतिक भूगोल के लेखक कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा? बी.एन. सुखवाल साहब। क्लियर है? एक नाम और है जो है डूडले स्टाम्प का। याद रखिएगा, ये जो डूडले स्टाम्प साहब हैं, ये ब्रिटिश भूगर्भ शास्त्री और भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने 1930 में ब्रिटेन के एक भूमि उपयोग सर्वेक्षण का निर्देशन किया था। क्लियर है? तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम याद रखना है वो है हैरी जॉर्ज चैंपियन, जिनको एच.जी. चैंपियन के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया था और ये जो वर्गीकरण किया था इन्होंने, भारत और वर्मा के वन प्रकारों का वर्गीकरण दिया था। क्लियर? क्या नाम है? एच.जी. चैंपियन। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी भारतीय राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश में। क्लियर है? और ये जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, ये वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दे रहे हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। क्लियर? ए विकल्प यहां सही होगा। अब यहां पर देखिए, कुछ बातों को आपको समझना होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को और एक्सप्लेन करने से पहले जरा इसके बैकग्राउंड को देखिए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है, इस प्रकार का पहला सर्वेक्षण कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखेंगे 1987 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1987 में, 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। और उस प्रकार से अगर हम 2021 के सर्वेक्षण को देखें तो ये 17वां प्रकाशन है। क्लियर है? तो 2021 का प्रकाशन कौन सा है? 17वां प्रकाशन है। और जो पहला प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1987 में। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में भी आई थी। इसका एक लक्ष्य था कि देश के कुल भूभाग का 33% क्षेत्र वन क्षेत्र होगा। क्लियर है? तो देश के कुल भूभाग का 33% वन क्षेत्र होने का लक्ष्य भी रखा गया था। इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में ऐसे कितने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 33% वन क्षेत्र पाया जाता है या उससे ज्यादा? तो ये संख्या है 17। तो याद रखेंगे वर्तमान में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत के जहां पर कुल भूभाग का 33% या उससे अधिक पाया जाता है। क्लियर हो गया? यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब का है, तो याद रखेंगे 1980 का। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक प्रश्न थे जो आपको पता होने चाहिए। अब आइए जरा इस मूल प्रश्न पर। यहां पर आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो आपने कहा कि मध्य प्रदेश है। जरा इसके टॉप 5 स्टेट्स के नाम देख लीजिए। कई बार इनके क्रम को भी व्यवस्थित करने के लिए पूछ लिया जाता है, अवरोही या आरोही क्रम में। तो याद रखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यानी पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर उड़ीसा है और पांचवें नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। क्लियर है? तो यहां पर आप मैक्सिमम 5 राज्यों के नाम याद रखेंगे या मिनिमम 3 राज्यों के नाम। तो याद रखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। और यदि यहां पर जो हम क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम देख रहे थे, यदि हम प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों को देखें तो प्रतिशत के आधार पर पहले स्थान पर मिजोरम आ जाता है और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। मैंने कहा था कि मिनिमम 3 याद रखना है, तो याद रखेंगे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण में
पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर मेघालय। क्लियर है? तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य पूछे जाएंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य पूछे जाएंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। क्लियर? और मिजोरम में कितने प्रतिशत है? 84.53%। क्लियर? तो इतनी बात आपको कम से कम ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 302 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो अभी चर्चा हो गई कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन जो है कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला मध्य प्रदेश था, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ था। अगला स्टेटमेंट है बी में, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही है कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। क्लियर? अगला कह रहा है कि नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी यहां पर वन आवरण का प्रतिशत के आधार पर डेटा पूछा जा रहा है। और यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो अभी आपने देखा है कि प्रतिशत के संदर्भ में जो सर्वाधिक वन आवरण वाला था यानी सर्वाधिक वनाच्छादित था वो कौन था? मिजोरम। क्लियर? तो यहां पर नागालैंड नहीं होगा, क्या होगा? मिजोरम भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। क्लियर? भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर मिजोरम आ जाएगा। ठीक है? अगला प्रश्न कर रहा है कि हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 302 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, यहां देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया भी है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो 5 सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य हैं उसमें देखिए नंबर 1 पर मिजोरम है। क्लियर है? अभी चर्चा हुई थी 84.53%। उसके बाद हमने दूसरे स्थान पर बताया था प्रतिशत के आधार पर वनावरण वाले में अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय बताया था। क्लियर है? चौथे स्थान पर मणिपुर है और पांचवें पर नागालैंड है। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप 3 राज्यों के नाम भी याद रखेंगे, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य अर्थात सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य जो कि प्रतिशत के आधार पर, इसमें पहले नंबर पर मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर मेघालय। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अभी इसमें जो चौथा स्टेटमेंट था वो लिखा हुआ था कि हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो जरा सबसे कम वनाच्छादित राज्यों का भी एक क्रम देख लीजिए कि टॉप 3 पर कौन है। तो जो सबसे कम वनाच्छादित राज्य है यानी वन आवरण प्रतिशत के आधार पर जो सबसे कम है जहां पर, वो कौन है? हरियाणा। तो इस आधार पर आपने वो स्टेटमेंट सही किया था। सबसे कम वनावरण प्रतिशत अर्थात सबसे कम वनाच्छादित राज्य में हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे पर राजस्थान है। क्लियर है? तो याद रखेंगे सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य नंबर 1 पर हरियाणा, दूसरे पर पंजाब और तीसरे पर राजस्थान है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्लियर है? तो याद रखेंगे सबसे कम वनाच्छादित वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और सबसे कम वनाच्छादित यानी सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में पहले नंबर पर हरियाणा हो गया, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर राजस्थान और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 303। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। तो अगर हम उस वनस्पति की बात करें जिसका वृहत क्षेत्र में विस्तार है तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, साल वनस्पति का, क्योंकि जो साल वनस्पति है भारत के अनेक राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा, साल वनस्पति। तो ये तो क्लियर हो गया कि साल वनस्पति भारत के अनेक राज्यों में इसका विस्तार है। अगर हम ज्यादा मात्रा में बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में इसकी ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। और यदि साल वनों की पट्टी देखें कि किस भाग में फैली हुई है तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नौगांव जिले तक जो हिमालय के निम्न ढालों या जो तराई क्षेत्र में है वहां पर साल वनों की पट्टी फैली हुई है। तो जो साल वनों की पट्टी है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नौगांव जिले तक जो हिमालय की निम्न ढाल यानी जो तराई क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। क्लियर? और याद रखिएगा इनका कई उपयोग है, जैसे रेल के डिब्बों में भी, घरेलू कामकाज में भी इसका प्रयोग होता है। क्लियर? तो इस दृष्टिकोण से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर विकल्प डी में एक देवदार वनस्पति है, ये इससे भी संदर्भित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी ये देखें कि ये किस पेटी में पाया जाता है तो याद रखिएगा ये जो देवदार है ये पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में पाया जाता है। स्पष्ट याद रखेंगे कि देवदार पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से अधिक होती है। क्लियर? तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 304 और पूछा जा रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है। तो देखिए जो सागवन का वन सर्वाधिक पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे सागवन का जो वन है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ये साल या सागवन है, शीशम हो गया, चंदन हो गया, ये सभी
किसके उदाहरण है? तो ये भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात याद रखिएगा, एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। क्लियर है? याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं इनका सर्वाधिक विस्तार होता है। क्लियर? लगभग अगर हम बात करें तो 40.86% भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार है और जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन होते हैं इनका विस्तार लगभग में 17.65% पर है। क्लियर? और इनका डिवीजन क्या होता है? तो यहाँ पर वर्षा के आधार पर, जैसे उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है यहाँ पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन होते हैं यहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत में सर्वाधिक प्रतिशत भाग में अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? याद रखिएगा ये वन गर्मी प्रारंभ होते ही अपनी पत्ती गिरा देते हैं, इन्हें पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्लियर गया? ये जो इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं ये अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखिएगा। यदि हम इन वनों के प्रकार की बात कर लें तो अभी ऊपर चर्चा हुई थी कि इनके वनों के प्रकार में ये साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरण, बहेड़ा और टीक ये इसके उदाहरण हैं। क्लियर है? टीक भी पूछा गया है तो टीक भी इसी का उदाहरण है। याद रखिएगा इन वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड इन राज्यों में पाया जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब ये कि जो सागौन है ये मध्य भारत में पाया जाता है। क्लियर? और याद रखिएगा देश के सर्वाधिक महत्व वाले ये वन है। क्लियर? तो ये भी बात पूरी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 305। ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का जो ह्रास है ये भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। तो ये बात सही है कि जो भारत का वन क्षेत्र है वो उसमें जो ह्रास हो रहा है, उसमें जो गिरावट आ रही है, उसमें जो कमी हो रही है, ये भारत के जननांकीय संक्रमण के प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। यानी जो भारत में जनसंख्या है उसका जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसी का प्रत्यक्ष प्रभाव है कि वन क्षेत्र में गिरावट देखी जा रही है। लोग अपने घरों के लिए वनों को काट रहे हैं, खेती वाले क्षेत्र के विस्तार के लिए वनों को काट रहे हैं। क्लियर? यानी ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अगला कह रहा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो यहाँ ये भी बिल्कुल सही है। यानी वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। अगर देखिए जनसंख्या वृद्धि होगी तो वन क्षेत्र क्या होंगे? कम होते जाएंगे। क्लियर? यानी दोनों का क्या है? नकारात्मक। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम कर रहा है। तो ये कैसा संबंध है? नकारात्मक संबंध है। और जो अभी आप कथन में जो बात कर रहे थे उसी बात को ये प्रमाणित भी कर रहा है, उसी की व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए आप ये कहेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 306। पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है। यानी अगर हम यहाँ पर केवल इस बात को देख लें कि प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है न्यूनतम वनाच्छादित, तो याद करिए अभी पिछले एक प्रश्न में स्टेटमेंट में पूछा गया था कि सबसे कम वनाच्छादित वाला राज्य कौन है प्रतिशत के आधार पर, तो आपने हरियाणा को सही कहा था। तो वहीं पर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे कम वनाच्छादित यानी सबसे कम प्रतिशत के आधार पर वनावरण जो है ये हरियाणा उसमें नंबर 1 पर है, दूसरे पर पंजाब है, तीसरे पर राजस्थान है और चौथे पर उत्तर प्रदेश को मैंने बताया था। तो यहाँ पर विकल्प में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश विकल्प बी में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप बी विकल्प को सही करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पर दिए गए राज्यों के नाम के आधार पर। क्लियर? और इस तरह से प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वनावरण कहाँ पर है? हरियाणा में। उसके बाद दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे पर राजस्थान और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। अब आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? आगे देखिए, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत है यहाँ पर 6.15% है। क्लियर है? तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर हम ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण की बात कर लें तो जरा इन दोनों बातों को यहीं पर कंपेयर करिए। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वनावरण में तो आपने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। हम ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण में कौन है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण में भी नंबर 1 पर हरियाणा ही है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे पंजाब ही है, लेकिन तीसरे नंबर पर गोवा आ जाता है। क्लियर है? तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए सबसे कम वनावरण तो हरियाणा, पंजाब और गोवा आ जाएगा, और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वनावरण पूछा जाए तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको वनों के प्रकार दिए गए हैं और राज्यों से उसको संबंधित करना है। अब देखिए जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, क्लियर है? तो जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, इससे किसको कोरिलेट करेंगे? तराई वाले इलाकों को, क्लियर है? क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कर रहा है, तो यहाँ पर आप ए को चौथे के साथ। अगर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन लिखा है तो शुष्क पर्णपाती वन में कौन हो जाएगा? जो गंगा का मैदानी इलाका है, क्लियर है? तो यहाँ पर आप तीसरे को कोरिलेट करेंगे। अगर अल्पाइन वन की बात करें तो याद रखिएगा, अल्पाइन वन की बात करें तो सीधे आप अरुणाचल प्रदेश को टिक करेंगे, तो यहाँ पर आप सी को पहले के साथ। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनको आप कहाँ से अटैच करेंगे? तो ये सह्याद्री इलाके यानी जो पश्चिमी घाट का इलाका है, तो यहाँ पर डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो आपका सही कोड बनेगा वो क्या बनेगा? 4 3 1 2, और 4 3 1 2 के आधार पर यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ये किन क्षेत्रों में? तराई इलाकों में। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, इन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वहीं पर जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, इन यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये इसका एग्जाम्पल क्या था? गंगा का मैदान। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए, जो गंगा का मैदान है, अब इससे एक उत्तर प्रदेश से एक फैक्ट्स यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये आपसे कहें कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? आप एग्जाम्पल में तेंदू, पलास, अमलताश, अक्सलवुड, ठीक है, यही एग्जाम्पल देंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में तेंदू, पलास, अमलताश और अक्सलवुड है। और आपको ये भी पता है कि यूपी में जो राजकीय पुष्प है वो कौन है? पलाश है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, इसे ढाक या पलास भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगर हम बात कर लें अल्पाइन वन, तो अरुणाचल प्रदेश सीधे आप बताएंगे। अगर हम बात कर लें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, तो मैंने आपसे कहा था कि ये पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, असम, केरल, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है तो वहां पर सदाबहार। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसमें रबड़ हो जाएगा, महोगनी हो जाएगा, एबोनी हो जाएगा। क्लियर है? तो इन एग्जाम्पल को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे संदर्भित प्रश्न भी बनते हैं। अगला प्रश्न संख्या 308 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो देखिए कोरिलेट हो गया। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, केरल, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है? पश्चिमी घाट, जो अभी आपने ऊपर देखा है कि सह्याद्री। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? और एक बात और याद रखिए कि जो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री का जो पश्चिमी ढाल है, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों में, अंडमान निकोबार में और इन क्षेत्रों में 200 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। क्लियर है? और यहाँ पर वार्षिक तापमान कितना होता है? 22 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे इन बातों को। और सदाबहार वन के एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में एबोनी ले लेंगे, एबोनी के बाद रोजवुड ले लेंगे। क्लियर है? गुर्जन ले लेंगे। क्लियर है? रबड़ ले लेंगे। ये सारे एग्जाम्पल आप ले लेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 309 और प्रश्न संख्या 309 में पूछा जा रहा है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन है? यहाँ पूछा जा रहा है अति सघन वाले वन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रमुख रूप से वनों का जो वर्गीकरण है वो आप देखेंगे 3 मुख्य रूप से होता है। जैसे एक बहुत सघन वन होते हैं या जिनको आप बहुत घने वन कहते हैं। क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें मध्यम रूप से घने वनों का, जिनको MDF कहा जाता है, मॉडरेटरी डेंसिटी फॉरेस्ट। ठीक है? तो मध्यम रूप से जो घने वन है उसमें जो शीर्ष स्थान पर राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और जो खुले वन है यानी ओपन फॉरेस्ट का जो एग्जाम्पल है उसमें जो शीर्ष स्थान पर राज्य है वो भी मध्य प्रदेश है। क्लियर है? अच्छा, ये जो बहुत घने वन है यहाँ पर जो वन का जो प्रतिशत है वो 70% से अधिक है, और मध्यम रूप से घने वनों में जो वनों का प्रतिशत ये क्या है? 40 से 70%, और वहीं खुले वन में आप 10 से 40% देखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देख लिया कि बहुत घने वन में नंबर 1 पर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मध्यम रूप से घने वनों में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश और खुले वनों में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। क्लियर है? तो ये बात सब कोरिलेट हो गई। अगला देखिए, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 309 में। क्लियर है? यहाँ पर और राज्यों के नाम यहाँ पर दिए गए। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और आपके यहाँ पूछा जाता है, जैसे पिछली बार के PCS एग्जाम में पूछा गया था प्रीलिम्स में, तुलनात्मक तौर पर कि किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि देखी गई है। जरा ये प्रश्न भी कोरिलेट करिए।
अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2019 की तुलना में 2021 में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? और अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक कमी कहां पर देखी गई, तो सर्वाधिक वनावरण कमी जो देखी गई वो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश पे आप ध्यान में रखें। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि आंध्र प्रदेश में और सर्वाधिक वनावरण कमी की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सर्वाधिक कमी में अरुणाचल प्रदेश है, फिर दूसरे स्थान पर मणिपुर और तीसरे स्थान पर नागालैंड। आप यहाँ पर केवल सर्वाधिक वृद्धि वनावरण वृद्धि में आंध्र प्रदेश देखेंगे और कमी में अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 310 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75 से अधिक क्षेत्र में आच्छादित है, यानी 75% से अधिक क्षेत्र में आच्छादित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। देखिए, अगर हम बात करें 2021 की भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तो इसके अनुसार भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में अगर हम राज्य और केंद्र शासित दोनों प्रदेश को मिलाकर देखें अगर, तो नंबर 1 पर लक्षद्वीप है। क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के आधार पर, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, अभी हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में कौन था? मिजोरम नंबर 1 पर था, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश था, तीसरे पर मेघालय था। क्लियर है? तो उस आधार पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो ये तो डिस्प्यूटेड हो गया। अब आप देख लीजिए कि वर्तमान फैक्ट क्या है। तो देखिए, 2021 की अगर रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर केवल राज्य को ले रहे हैं प्रतिशत के आधार पर, जो हम अगर बात करें कि सर्वाधिक वनावरण किस राज्य में है, तो आपने कहा कि मिजोरम नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर मेघालय है। क्लियर है? अगर हम यहीं पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का आंकड़ा अगर एक साथ याद कर लें तो ये फैक्ट बहुत आसान हो जाएगा। एक ही बार के आंकड़े में आप कई तरह के प्रश्न दे सकते हैं आंसर। तो ये अगर आप ध्यान रखें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के आधार पर राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर बात करें तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर है, यहाँ पर 90.33% है। क्लियर है? 90.33%। तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर हो गया। लक्षद्वीप के बाद दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। क्लियर है? और मिजोरम के बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर चौथे नंबर पे आ जाएगा अगर हम यूटी और स्टेट दोनों मिलाकर बात करें, और 5वें नंबर पर मेघालय आ जाता है। क्लियर है? तो देखिए, अब यहाँ पर आपने दोनों फैक्ट देख लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप नंबर 1 पर, दूसरे पर मिजोरम है, तीसरे पर अंडमान निकोबार, चौथे पर अरुणाचल प्रदेश और 5वें पर मेघालय। और यही जो 5 राज्य हैं, यहाँ पर 75% से अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आपने दोनों डेटा को एक साथ देख लिया, आपको यूटी स्टेट दोनों का फैक्ट मिल गया और ये भी पता चल गया कि इन 5 राज्यों में 75% से अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 311। पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि देख रहे हैं कितने बार ये इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि प्रतिशत के आधार पर अधिकतम वनाच्छादित पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत के आधार पर अधिकतम वनाच्छादित मैंने आपको एक ऐसा डेटा दे दिया जिसमें यूटी और स्टेट दोनों शामिल हैं। अगर केवल राज्य पूछा जा रहा है तो उसमें केवल राज्य का निकाल लीजिए। केवल राज्य के आधार पर आप कई बार पढ़ चुके हैं कि मिजोरम नंबर 1 पर है। क्लियर है? तो यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, ये प्रश्न कितने बार पूछा गया, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण, तो आप यूटी और स्टेट दोनों को मिलाकर डेटा याद रखिए। लक्षद्वीप जिसमें 90.33% है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर मिजोरम जो कि एक राज्य है। तो अगर राज्यों में पूछा जाएगा तो नंबर 1 पर मिजोरम हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और 5वें नंबर पर मेघालय आ जाएगा। यहाँ पर मैं यूटी और स्टेट दोनों, और केवल अगर स्टेट पूछता तो नंबर 1 पर मिजोरम, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर मेघालय हो जाता। क्लियर है? तो ये दोनों बातें ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इस तरह के प्रश्नों को यूटी से सीधे कोरिलेट करें। अब जैसे यहीं पर अगर पूछ ले कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण में यूटी में नंबर 1 पर कौन है, तो आप सीधे बोलते हैं लक्षद्वीप है, 90.33%। क्लियर हो गया? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कहां पर। तो याद रखिएगा, जो अधिपादप हैं मुख्यतः विश्वती वनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, अधिपादप विश्वती वनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो अधिपादप पौधे होते हैं ये ऐसे पौधे हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये परजीवी नहीं होते हैं। क्लियर है? आश्रय के लिए वृक्षों पर तो निर्भर होते हैं लेकिन ये परजीवी नहीं होते हैं। इनको कहा जाता है अधिपादप, और ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विषुवतीय रेखीय वनों में पाए जाते हैं। क्लियर है? यानी विषुवत रेखीय वन जो है, जो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द वन डेवलप है, वहां पर अधिपादप पाए जाते हैं। और ये वृक्षों की जो तने हैं, शाखाएं, दरारों,
छालों आदि पर उग जाते हैं। ये जो वृक्ष हैं ये तनों, शाखाओं, दरारों, छालों आदि पर उग जाते हैं और वे उसी में अपनी जड़ों को चिपका कर रखते हैं। क्लियर है? और याद रखिएगा वृक्षों के विशेषकर पुराने भागों पर ज़्यादा अधिपादप पाए जाते हैं। और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 313 और पूछा जा रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये तो आपसे पुराना डेटा है। अब आप जरा इसी प्रश्न को 2021 के दृष्टिकोण से देखें। अगर हम यहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे पहले ये देख लें कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के वनावरण में कितने प्रतिशत का योगदान है, यानी जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण का प्रतिशत के आधार पर कितना योगदान है, तो यह है 21.71%। क्लियर है? और अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लें कि भाई वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो ये कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण का प्रतिशत में योगदान कितना है? 21.71%। यदि हम वनावरण और वृक्षावरण दोनों को ऐड कर अगर देखें कि कितने प्रतिशत का योगदान है, तो ये हो जाता है 24.62% का। कितना हो जाता है? 24.62% का। क्लियर है? यानी वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर प्रतिशत योगदान है 24.62% का। और अगर इसका हम क्षेत्रफल देख लें तो कितना हो रहा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। तो अब आप वृक्षावरण का भी निकाल लेंगे, ये वनावरण का हो गया, ये दोनों का ऐड हो गया, तो वृक्षावरण का निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा वृक्षावरण का प्रतिशत योगदान? तो वृक्षावरण का अगर केवल प्रतिशत योगदान देखें तो वो हो जाएगा 2.91%। कितना हो जाएगा? 2.91%। क्लियर हो गया? अगला देखिए, तो केवल आप वनावरण वृक्षावरण दोनों का अगर आपको डेटा पता है तो आप केवल वृक्षावरण आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 314। पूछा जा रहा है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत कहां पाया जाता है? तो यहां पर देखिए, अब विकल्प को देखिए, आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है? आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का सबसे कम प्रतिशत। तो सबसे कम प्रतिशत तो अभी निकाला गया था, देख रहे हैं? अब फिर वही प्रश्न आया, यानी अगर हम प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र देखें तो वो कौन हो जाता है? वो हो जाता है हरियाणा नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे नंबर पे राजस्थान और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये दिया भी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे कम प्रतिशत योगदान किसका है? हरियाणा का। क्लियर है? और यहाँ पर अगर शीर्ष 5 न्यूनतम राज्य देख लें प्रतिशत के आधार पर, तो इसमें हरियाणा नंबर 1 पर, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे राजस्थान है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है और पांचवें पर गुजरात है। क्लियर है? तो अगर पांचवा ना भी याद रखें तो आप याद रखिएगा कि सबसे कम वनावरण प्रतिशत कहां पर? हरियाणा में, दूसरे पर पंजाब है, तीसरे पर राजस्थान है और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहीं पर अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों का भी एक डेटा आपसे शेयर कर लें, जैसे अगर ये आपको पता है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनका योगदान कितना है इसमें वन में, तो 1/4 भाग का योगदान है। अगर हम ये आपसे कहें कि उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर हम 2019 से तुलना करें 2021 की, तो क्या देखा गया है, वनावरण में क्या स्थिति आई है? तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में कमी आई है। कितने की कमी आई है? तो याद रखेंगे 1020 वर्ग किलोमीटर की। क्लियर है? तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 315 और यहाँ पर आपको सूची को सुमिलित करना है। पहला करा कि उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन में आप कहाँ जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय वन में आप साइलेंट वैली को ले लीजिए, यानी यहाँ पर 1 और चौथे के साथ। शंकु वृक्ष वन कहाँ पे? तो शंकु वृक्ष वन के लिए हिमाचल प्रदेश, यानी बी का दूसरा। कच्छ वनस्पति तो सुंदरवन हो जाएगा, यानी सी को पहले के साथ। और पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे आपके राजस्थान के इलाके में, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 के आधार पर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? 4, 2, 1, 3 के आधार पर डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वन में आप साइलेंट वैली, शंकु वन के उदाहरण में जो क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ वन राजस्थान के क्षेत्र में। क्लियर है? तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे एक प्रश्न इसी तरह पूछ लिया जाता है टुंड्रा वनस्पति, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो टुंड्रा वनस्पति होती है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है? यानी शीतोष्ण क्षेत्र में। क्लियर है? अब यहाँ की एग्जाम्पल में आप सवार और काई देख लेंगे। सवार का मतलब मॉस, ठीक है, और काई का उदाहरण में लाइकेन। क्लियर है? तो ये किसका उदाहरण है? टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत। और कहाँ? शीतोष्ण क्षेत्रों में, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्लियर है? तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 316 और पूछा जा रहा है कि गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा गुड़गांव, यानी जिसको गुरुग्राम के नाम से आप जानते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई थी 1984 में। ठीक है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना गुरुग्राम में कहाँ पर कब हुई थी? 1984 में। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1984 में MS स्वामीनाथन, जो कि उस समय तत्कालीन सदस्य योजना आयोग, इन्हीं की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है, ये कौन सा है? 1960। इसी के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में ये पंजीकृत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। क्लियर है? तो ये तीनों चारों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इस तरह के मुख्यालय भी पूछता रहता है, या इस तरह के ईयर पूछता रहता है स्थापना के। जैसे एक प्रश्न कई बार पूछा गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में। अब देहरादून में ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी मुख्यालय है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 317 और पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन संवर्ग में शामिल नहीं है, वो इसमें कौन है? वो है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत जो वन का संवर्ग डिसाइड है, उसमें ये शामिल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर 317 का बी विकल्प सही हो जाएगा। 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है, इसके अनुसार जो वनों का वर्गीकरण है, उसमें संरक्षित वन है, राष्ट्रीय वन है, ग्राम वन है और वृक्ष भूमि है। क्लियर है? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो वनों का 4 रूपों में वर्गीकरण हुआ है, उसमें पहला है संरक्षित वन, दूसरा है राष्ट्रीय वन, तीसरा है ग्राम वन और चौथा है वृक्ष भूमि। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वन का संवर्ग नहीं है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सामाजिक वानिकी की, तो देखिए सामाजिक वानिकी के अंतर्गत इसमें अलग अलग तरह के वृक्षों को प्रोत्साहित, जैसे जो फलदार वृक्ष हैं इनको लगाया जाता है, ईंधन से संबंधित या चारा से संबंधित या लकड़ी से संबंधित, यानी यहाँ पर बहुउपयोगी वृक्षों को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 318 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी यहाँ पर फल, ईंधन और चारा, इन तीनों के उत्पादक से संबंधित वृक्षों को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रोपित किया जाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा बहुउपयोगी। क्लियर है? अब जरा इसको और स्पष्ट करिए, सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है? तो सामाजिक वानिकी का मतलब है कि पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पर या व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करना। क्लियर है? यानी सामाजिक वानिकी का मतलब है कि पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को लेकर यदि लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पर या व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण किया जाता है, तो इसी को कहते हैं सामाजिक वानिकी। क्लियर है? यहां पर अगर हम राष्ट्रीय कृषि आयोग के 1976 की परिभाषा के अनुसार देखें सामाजिक वानिकी को, तो इसके अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी या लघु स्तर पर वनोत्पादन आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसमें? सामाजिक वानिकी के अंतर्गत। ये किसके अनुसार है? ये राष्ट्रीय कृषि आयोग के 1976 के परिभाषा के अनुसार। क्लियर है? तो अब हमको लग रहा है कि आपको सामाजिक वानिकी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 319 और पूछा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है? अब देखिए, जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक पूछी जा रही है आपसे, तो यहाँ पर देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्लियर है? जनजाति जिलों की संख्या अगर हम यहाँ पर नवीन रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखें, तो यहाँ पर भी नागालैंड, यहाँ पर जनजाति जिलों की संख्या 11 है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट अगर हम 2021 के अनुसार देख लें, तो सर्वाधिक जनजाति जिलों की संख्या के मामले में विकल्प के अनुसार देखें तो नागालैंड जो है नंबर 1 पर है, क्योंकि यहाँ पर जनजाति जिलों की संख्या कितनी है? 11। उसके बाद यहाँ पर देखिए मणिपुर आ जाएगा, 9 जिले हैं यहाँ पर, मिजोरम में 8 जिले हैं और मेघालय में 7 जिले हैं। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट याद रखेंगे कि नागालैंड राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सर्वाधिक है और कितनी संख्या है? 11। क्लियर है? तो इस तरह के भी प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे अगर 2021 की जो रिपोर्ट थी, इसके अनुसार अगर हम इसी तरह के प्रश्न को देखें, जैसे पूछा जाए कि अगर जनजाति जिलों में वनावरण में किस प्रकार की स्थिति देखी गई, कमी देखी गई कि वृद्धि, तो आपका जवाब होगा कि जनजाति जिलों में वनावरण में कमी देखी गई। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितनी कमी थी? 55 वर्ग किलोमीटर की। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जनजाति जिलों में वनावरण में कमी देखी गई थी 55 वर्ग किलोमीटर की। क्लियर है? इसी तरह अगर हम पहाड़ी जिलों की बात पूछ लें, तो पहाड़ी जिलों के संदर्भ में भी याद रखिएगा कि पहाड़ी जिलों में वनावरण में कमी हुई थी, वहां कमी कितनी हुई थी? 902 वर्ग किलोमीटर की। क्लियर है? तो इस तरह के भी प्रश्नों को आपको रिलेट करके अगर चलेंगे तो संभावित प्रश्न पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। अगला है प्रश्न संख्या 320। यहाँ पर आप वृक्षावरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। क्लियर है? अब तक आप वनावरण देख रहे थे, अब वृक्षावरण। यहाँ पूछा जा रहा है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है किस क्षेत्र में, यानी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृक्षादित है वो,
यानी वृक्ष ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर जो इलाके हैं उसमें पूर्वी दक्कन जो है ये सबसे ज़्यादा वृक्षादित है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, पूर्वी दक्कन। क्लियर है? ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देश में जो 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्र हैं वहां पर वृक्षावरण के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा तो मध्य उच्च भूमि में है। क्लियर है? और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूर्वी दक्कन में है। ठीक, तो मध्य उच्च भूमि तो ऑप्शन में था नहीं, तो इसीलिए आपने पूर्वी दक्कन को वहां पर सही टिक किया। तो याद रखेंगे अगर वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक पूछा जाए तो याद रखेंगे मध्य उच्च भूमि है और उसके बाद पूर्वी दक्कन है। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, और सारे क्षेत्रों का याद रख पाना संभव नहीं है, इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं उन्हीं पर फोकस है। अनावश्यक फैक्ट्स को लेकर लेंदी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 321 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सदाबहार फल वृक्ष है, तो अगर हम सदाबहार की बात कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लोकाट। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा कि जो लोकाट है ये सदाबहार फल वृक्ष है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो लोकाट है ये कैसा फल है? तो ये खट्टा मीठा फल है और ये औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा ये एक सदाबहार वृक्ष है और यह वृक्ष मध्यमाकार और शाखा युक्त होता है। और लोकाट के वृक्ष की जो लंबाई है ये 5 से 6 मीटर होती है। तो याद रखेंगे लोकाट क्या है? एक सदाबहार फल वृक्ष है और ये औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये स्वाद में खट्टा मीठा होता है। क्लियर है? तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर औषधि के, जैसे हमने आपको चंदन को रिलेट किया था और चंदन मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आता है उसके एग्जाम्पल में, और चंदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में? कर्नाटक में। इसी तरह से आपसे कोरिलेट करके पूछ लिया जाता है कि जो कत्था है ये किसकी लकड़ी से प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि जो कत्था है ये खैर की लकड़ी से प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस तरह के जो प्रश्न है उनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन रखने का लक्ष्य है? तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय वन नीति है इसके अंतर्गत भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% पर, यानी 1/3% क्षेत्र पर वन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है। यानी यहाँ पर डी विकल्प से जाएगा। 1/3 का मतलब 33%। क्लियर? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे कि 1/3 भाग पर वन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। और याद रखिए इसको मैंने स्टार्टिंग में ही कोरिलेट किया था कि अगर हम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत में कुल कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कुल भूभाग का 33% या उससे अधिक है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऐसे 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 323 और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर है और सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। अगर पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाए तो यूकेलिप्टस आपका आंसर हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यूकेलिप्टस को आप सफेदा का पेड़ भी कहते हैं और ये औसतन 80 गैलन रोजाना पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको पारिस्थितिकी आतंकी कहते हैं। और याद रखिएगा लगभग 50 से 60 फुट लंबाई का ये वृक्ष होता है और इस वृक्ष की जड़ें भी गहरी होती हैं। क्लियर है? और अभी आपने देखा कि 24 घंटे में ये 80 गैलन पानी सोख लेता है। इस पेड़ के जो आसपास के जो 1300 वर्ग फीट की भूमि है वहां पर ये पानी रहने नहीं देता, यानी वहां की भूमि की उर्वरता समाप्त होने लगती है, इसीलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 324, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। पूछा जा रहा है कि सागौन, अब ये देखिए सागौन को आप किस क्षेत्र में आप पढ़ चुके हैं? तो आपने पढ़ा था कि सागौन जो है ये कहाँ से? हिमालय के तराई इलाके में। क्लियर है? आपने पढ़ा था हिमालय के तराई इलाके में। तो आप यहाँ पर ए को किससे कोरिलेट कर देंगे? पहले के साथ। देवदार के संदर्भ में मैंने आपको वही बताया था कि देवदार कहाँ पर है? देवदार जो है हिमालय के उच्च क्षेत्र में, और मैंने आपसे कहा था कि देवदार जो है ये पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में है। क्लियर? और मैंने कहा था कि पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में ये देवदार पाया जाता है। तो यानी यहाँ पर आप ले लेंगे हिमालय के उच्च क्षेत्र, यानी इसको बी को चौथे के साथ कोरिलेट कर लेंगे। अगर हम बात कर लें सुंदरी की, तो सुंदरी को आप किससे कोरिलेट करेंगे? सुंदरवन, यानी सुंदरी के वृक्ष का किस क्षेत्र में? सुंदरवन। तो यहाँ पर आप सी को तीसरे के साथ, और सिनकोना, तो याद रखिएगा सिनकोना कहाँ पर? मध्य भारत में। तो यानी यहाँ पर आप डी को कोरिलेट कर देंगे दूसरे के साथ, और जो सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 1 4 3 2 का, और 1 4 3 2 के आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे इसी तरह एक प्रश्न पूछा गया था कि भोजपत्र कहाँ पर, तो याद रखेंगे भोजपत्र भी कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। ठीक है? तो इस तरह से भी याद रखेंगे। तो सागवान हो गया हिमालय के तराई इलाके में, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरवन और सिनकोना मध्य भारत। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 325 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए जाने का एक संवैधानिक प्रावधान है?
यानी ऐसे देश का नाम आपको फाइंड आउट करना है जहां पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए जाने का एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है, तो उस देश का नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि भूटान वो देश है जहां पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है। और आपको पता है कि भारत और भूटान में एक बड़े स्तर पर व्यापारिक साझेदारी है और भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। क्लियर है? और भूटान भारत को विद्युत आपूर्ति करता है। तो मुख्य बात याद रखनी कि भूटान वो देश है जहां पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% क्षेत्र पर वन बनाए रखने का एक संवैधानिक प्रावधान है। अगला प्रश्न संख्या 326 और पूछा जा रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी होती है, बहुत घने वन VDF, फिर उसमें नंबर 1 पर कौन था? अरुणाचल प्रदेश। फिर मैंने बताया था मध्यम रूप से घने वन, उसमें नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश। और तीसरी कैटेगरी बताई थी खुले वन की, जिसमें भी नंबर 1 पर मध्य प्रदेश था। अब ये पूछ रहा है कि सघन वनावरण का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल योगदान है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र में सघन वनावरण पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लगभग 12%। क्लियर? कितना? लगभग 12%। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी आपने जब उत्तर दिया है प्रश्न का, तो उसमें आपने कहा कि जो सघन वनावरण है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो प्रतिशत योगदान करता है वो लगभग 12% का करता है। तो ये तो फैक्ट सही है, यानी अगर एग्जैक्ट डेटा देखें तो 12.37% का है। तो इसको ये याद रखेंगे कि लगभग 12%। अगर हम अति सघन वनों की बात कर लें तो ये लगभग 3% का योगदान है, और मध्यम सघन वन की बात कर लें तो ये 9.33% का योगदान करता है, यानी लगभग 9% का योगदान करता है। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? देखिए, ये जो टॉपिक जिससे संदर्भित प्रश्न चल रहे हैं ये वृक्षावरण से है। क्लियर है? तो जरा वृक्षावरण के भी कुछ और फैक्ट देख लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, यानी जहां पर वृक्षावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, तो वो है महाराष्ट्र में। क्लियर है? उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। क्लियर है? देखिए, वनावरण में क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 पर मध्य प्रदेश था, ठीक है, और वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। क्लियर है? वहीं अगर हम आपसे कहें कि वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल आपका उसमें नंबर 1 पर सिक्किम है, दूसरे पर मणिपुर है और तीसरे पर त्रिपुरा है। क्लियर है? कम से कम पहले स्थान पर जो राज्य है वो जरूर याद रखेंगे कि वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में और वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल सिक्किम में। क्लियर है? इसी तरह मान लीजिए यूटी के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें कि केंद्र शासित प्रदेश में वृक्षावरण सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है, तो वो चंडीगढ़ में। ठीक है? याद रखेंगे, अगर हम बात कर लें कि वृक्षावरण की दृष्टि से किस यूटी में सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर वृक्षावरण है, तो वो है चंडीगढ़। और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वृक्षावरण वाला कौन सा राज्य है, तब आप कहेंगे केरल। क्लियर है? तो ये चारों बातें याद रखेंगे। मैं एक साथ समराइज कर रहा हूं। वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र, वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य सिक्किम, टोटल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृक्षावरण केरल में, और भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वृक्षावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो चंडीगढ़। क्लियर है? एक बात और है, अगर मान लीजिए हम वृक्षावरण और वनावरण को दोनों मिलाकर पूछ लें कि इस दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा, अगर आप वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला देंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में। क्लियर है? केवल वनावरण वाले में भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, और वृक्षावरण वनावरण दोनों को मिला दें तब भी क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। क्लियर है? ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और अगर हम वही कर दें कि अगर मान लीजिए तुलना कर दी जाए कि 2019 की तुलना में 2021 में कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितनी की वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि बताएंगे, तब आपका जवाब होगा 2261 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में 2021 में कुल वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो ये 2261 वर्ग किलोमीटर की। क्लियर है? तो ये सभी फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 227 और पूछा जा रहा है कि सागौन और साल किसके उत्पाद हैं। तो देखिए, अभी आप पढ़ चुके हैं कि सागौन और साल किसके अंतर्गत हैं। तो आपने कहा था कि सागौन और साल जो हैं ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में शुष्क और आर्द्र दोनों इलाके में पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। क्लियर है? ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये इसके उत्पादन बता रहा है सागौन और साल, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन
सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है या शुष्क पतझड़ वन जो है सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में पाए जाते हैं। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है वो है मैंग्रोव से संबंधित। अब आप मैंग्रोव से संबंधित जो प्रश्न है उसके आंसर करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। क्लियर है? तो देखिए, अगर हम गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर हो जाएगा कोरिंगा। क्या हो जाएगा? कोरिंगा। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे आप, डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। अब जरा इसको देख लीजिए, ये तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल गया कि कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। याद रखिएगा, भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे, भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र, उसका नाम है कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र, जो कि गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। क्लियर है? अगर ये पूछा जाए कि भाई मैंग्रोव वन क्षेत्र क्या है, तो याद रखिएगा मैंग्रोव या अनूप वन, मैंग्रोव या अनूप वन ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं और सामान्यतः समुद्र के किनारे ये उगते हैं। क्लियर है? और इसके अंतर्गत जो प्रजाति विकसित होती है वृक्षों, वो कौन सी है? राइजोफेरा। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2021 की रिपोर्ट की। तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई, इसके अनुसार अगर हम 2019 से तुलना करें कि मैंग्रोव आवरण में कितने की वृद्धि हुई, तो याद रखिएगा 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से कंपेयर में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। और अगर ये पूछा जाए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में है, तब आपका जवाब होगा 4992 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव आवरण का विस्तार है। और अगर हम मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले राज्यों की बात कर लें, तो देखिए मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दर्ज सर्वाधिक नहीं पूछ रहा है, ये नहीं, यहां पर ये डेटा इससे नहीं है कि भारत में मैंग्रोव आवरण सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। ये पूछ रहा है कि 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि किसने ज्यादा दर्ज की। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव आवरण में वृद्धि करने वाला था उड़ीसा। ये स्पष्ट याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने की? उड़ीसा ने। उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद कर्नाटक है। क्लियर है? और अगर हम यहीं पर यह प्रश्न भी कोरिलेट कर दें आपके साथ कि अगर हम बात कर रहे हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्यों में मैंग्रोव के आवरण की, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव का जो आवरण है जिस राज्य में, वो है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे गुजरात है और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा वनावरण वृद्धि की उड़ीसा ने और सबसे ज्यादा मैंग्रोव आवरण किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 329 में कह रहा है कि मैंग्रोव स्थल है और राज्य से कोरिलेट करना है। पहला लिखा कोरिंगा। अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ के मेंस 2021 में यह प्रश्न पूछा था कि जो ऐसा कौन सा क्षेत्र है मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी डेल्टा पर अवस्थित है। तब आपने क्या कहा था? कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र। और आपने ये भी कहा था कि जो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र है ये भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप कोरिंगा को किससे कोरिलेट कर देंगे? तो सीधे सीधे कोरिंगा को आप कोरिलेट कर देंगे आंध्र प्रदेश से। किससे कोरिलेट कर देंगे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए का चौथा। फिर आ जाइए बेमनाड। बेमनाड को आप किससे कोरिलेट करेंगे? तो केरल से। ठीक है? तो यहाँ पर आप तीसरे से। पुलिकट को तमिलनाडु से कोरिलेट करेंगे तो दूसरे से। और विक्रोली को किससे कोरिलेट करेंगे? तो विक्रोली को महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर एक सही हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो सही कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4 3 2 1। और 4 3 2 1 के आधार पर ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र आंध्र प्रदेश, यानी ये आपका गोदावरी डेल्टा पर ये अवस्थित है, उसके इर्द गिर्द का इलाका कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र हो जाएगा। वेम्बनाड केरल, पुलिकट तमिलनाडु और विक्रोली कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। क्लियर है? अब देखिए इसी तरह से जैसे केरल की बात हुई, तो यहाँ जो केरल का इलाका ये कैसे वन पाए जाते हैं? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये आपने देखा था असम में भी पाए जाते हैं, केरल में भी। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 330 और पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने क्षेत्र हैं उसमें एक स्पष्ट है कि जो गंगा डेल्टा है वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे बी विकल्प को आंसर करेंगे तो प्रश्न संख्या 330 का बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो गंगा डेल्टा है वहां पर मैंग्रोव वनों का संकेंद्रण पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पर जो पाए जाने वाले मैंग्रोव वन है उनको सुंदर वन नाम से जाना जाता है। क्लियर है? सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पर मैंग्रोव वन को सुंदर वन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 331 और पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उनको मैंग्रोव आवरण में अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। अब देखिए
जैसे ही मैंग्रोव वन का जो ये क्वेश्चन की सीरीज प्रारंभ हुई थी, जिसमें कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र पूछा गया था, तो उसी में मैंने आपको प्रश्न में तो दिया गया था कि आवरण, सबसे ज्यादा आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, तो आपने उड़ीसा कहा था। उसी समय मैंने आपसे कोरिलेट कराया था कि मैंग्रोव वन जो सर्वाधिक राज्य है, जहां पर मैंग्रोव वन आवरण सबसे ज्यादा है, वो कौन सा था, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था पश्चिम बंगाल, फिर कहा था गुजरात और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार। तो जरा आप उसके आधार पर देखिए, यहां पर पश्चिम बंगाल को सबसे पहले रखेंगे और यहाँ पर अवरोही क्रम पूछ रहा है ज्यादा से कम, तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, तो गुजरात को दूसरे स्थान पर, और उसके बाद अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार आप ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 और 2 की जो सीरीज है, क्लियर है, तो 4-2 की सीरीज किसमें है? अगर आप केवल इतने से भी सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 की सीरीज डी विकल्प में है, तो सीधे सीधे यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे आंध्र प्रदेश के इलाके में, जहाँ पे ये कोरिंगा मैंग्रोव स्थल आता है, और आपने ये भी पढ़ा था कि सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है कोरिंगा क्षेत्र, तो फिर आप आंध्र प्रदेश को ले लीजिएगा, तो आंध्र प्रदेश 1 और उड़ीसा यहाँ पर 3, तो सही कोड क्या बन गया? 4, 2, 1, 3 का। क्लियर है? तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि चीजों को बिल्कुल अगर सही से आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों को कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो याद रखेंगे, नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर अंडमान निकोबार, और मैंने यूटी सहित ले लिया है। क्लियर है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, और उसके बाद फिर वह आप आंध्र प्रदेश को कोरिलेट करें। अगला देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और मैं आपको कोरिलेट कराना चाह रहा था। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर मैंग्रोव वन है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो मैंग्रोव का जो प्रतिशत योगदान है वो कितना है? 0.15%। कितना है? 0.15%। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे, 0.15%। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 332 में पूछा जा रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो देखिए, मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत क्षेत्र में अभी चर्चा हुई है, कहां पर? सुंदरवन में। अभी डिटेल चर्चा हुई है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में जो मैंग्रोव वन है उनको सुंदरवन के नाम से जानते हैं, और ये यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, गंगा डेल्टा। क्लियर है? तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो गया। अब देखिए, मैंग्रोव वनस्पति जो है ये एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारी क्षेत्रों, दलदली, क्रीक, तटीय लैगून और पश्च जल झीलों में पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये आपने देख लिया कि इनका विस्तार किन किन क्षेत्रों में, तो उष्णकटिबंधीय ज्वारी क्षेत्रों में, दलदली इलाकों में, क्रीक, तटीय लैगून या पश्च जल झीलों में ये पाए जाते हैं, और विश्व की लगभग 3% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। क्लियर? अगर हम मैंग्रोव वनस्पति के आधार पर विश्व में भारत का स्थान देखें तो 3%, और अगर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में मैंग्रोव का अगर योगदान देखें तो 0.15%। क्लियर है? देखिए, प्रतिशत वाले डेटा ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत में इनका विस्तार अगर देख ले तो भारत में इनका विस्तार गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है, जिसे प्रायः सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है। दूसरी बात, जहां भारत की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 42.33% हिस्सा पाया जाता है, यानी इस क्षेत्र में यहाँ पर 42.33% पाया जाता है। इसके पश्चात कच्छ, काठियावाड़, खंभात की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में भी काफी मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने इस आधार पर देखा, बी विकल्प सही था। अगला है प्रश्न संख्या 333, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, यानी जो उड़ीसा तट है ये भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, तो आपका जवाब होगा हाँ, ये सही है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। कारण बता रहा है कि, अब कारण का मतलब क्या है कि क्यों आते हैं ये बता रहा है। अब उसमें कह रहा है कि महानदी डेल्टा में भारी मात्रा में मैंग्रोव निर्वनीकरण हुआ है। तो देखिए, महानदी डेल्टा में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, ये बात तो सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कथन को व्याख्यायित नहीं कर रहा है। कारण में जो स्टेटमेंट लिखा वो बिल्कुल सही है कि जो महानदी का डेल्टा है यहाँ पर भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण किया जा रहा है, कि ठीक है, यानी उनको हटाया जा रहा है, उनको रिमूव किया जा रहा है, तो ये बात सही है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि उड़ीसा के तट में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र क्यों है। ठीक है, तो इसमें आप आंसर क्या करेंगे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं की जा रही। व्याख्या सही तब होती जब कथन में दिए गए स्टेटमेंट को कारण में दिया गया स्टेटमेंट जस्टिफाई कर देता। क्लियर हो गया? तो कई लोगों को ये समस्या आ जाती है, आप ही लोग ये शेयर करते हैं कि ये नहीं समझ में आता सर कि स्टेटमेंट और जो दिए गए कथन और कारण में ये व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देख लिया करें कि जो कथन में दी गई बात है कि क्या वो कारण में दी गई बात से जस्टिफाई हो रही है। अगर हो रही है तो व्याख्या हो रहा है, अगर नहीं हो रही तो व्याख्या नहीं हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई क्या कारण ऐसा है कि उड़ीसा के तट में भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात प्रवण क्षेत्र ये बना हुआ है। देखिए, उड़ीसा के तट में चक्रवात के प्रभावित होने के कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का अवदाब। क्लियर है? अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए।
जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर जब अधिक ताप होता है तो निम्न दाब बनता है और इसके कारण यहाँ पर अधिक चक्रवात होता है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ उठने वाले जो चक्रवात हैं वो घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हैं। तो जब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमेंगे तो इसका मतलब है कि पूर्वी तट को प्रभावित करेंगे। इसीलिए पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा का तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र बना हुआ है। बिल्कुल समझ में आ गई बात। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पूर्वी तट पर पश्चिम तट की अपेक्षा ये अधिक प्रभावित होता है चक्रवात से। क्लियर? क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात ये घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये उड़ीसा के तट को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। स्पष्ट होगी ये बात? अब आइए बात कर लेते हैं महानदी डेल्टा में जो मैंग्रोव का निर्वनीकरण हो रहा है। और महानदी डेल्टा में जो मैंग्रोव का निर्वनीकरण हो रहा है, इससे चक्रवातों का दुष्प्रभाव में वृद्धि हो रही है। क्लियर है? जब वो जगह मिलेगी तो वो ज्यादा क्षेत्र में फिर प्रभाव आगे बढ़ा देगा। ठीक है? तो इसके कारण जो है चक्रवात का जो दुष्परिणाम है वो उसमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, ज्यादा जान माल की नुकसान देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो ये बातें आप दोनों ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 334 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखिए, अभी आपने ये देखा था कि गंगा नदी डेल्टा जहां पर सुंदर वन पाए जाते हैं, यानी यहां पर चौथा तो आंसर में होगा आपके। क्लियर है? यानी 4 जिसमें होगा वो विकल्प होगा आपका, तो यानी ए विकल्प तो आपका ऐसे क्रॉस हो गया। अब दूसरा आपने कृष्णा नदी क्षेत्र में देखा था, तो ये इसमें भी पाया जाता है, यानी 3 और 4 आपके विकल्प में होंगे। इस आधार पर आपका सी कट गया। अब यहां पर 3 4 है, स्वर्ण रेखा नदी पर भी आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी 2 है और ये विकल्प में 2 नहीं दिया गया है। अब बी और डी केवल बच रहा है, यानी ये प्रश्न जो है डिस्प्यूटेड हो जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए कि देश में मैंग्रोव वन के जो क्षेत्र हैं, ये गंगा नदी डेल्टा जहां पर सुंदरवन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सुवर्णरेखा, इन क्षेत्रों में डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 335 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। तो इस पर तो चर्चा हो चुकी है कि अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र पूछ रहा है तो आप कौन सा क्षेत्र बताएंगे? जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, या उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है, यही क्षेत्र बताएंगे। तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे कि ये जो मालाबार तट है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा कि जो मालाबार तट है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां पर वर्षा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, यानी डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, केरल का मालाबार तट। अगला देखिए, ये देखिए जो मालाबार तट है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। अगर बात करें तो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिण भारत में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, औसत वार्षिक टेम्परेचर। और ये यहाँ पर गर्म और आर्द्र क्षेत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे वनों में वृक्षों से पत्ते गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो रोजवुड, मोहगनी, एबोनी, एनी, कटहल, सुपारी, ये सभी एग्जाम्पल हैं और यहां से प्रश्न बनते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल है? यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, महोगनी, एबोनी, एनी, कटहल और सुपारी इसके एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होती है। यानी कह रहा है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में अगर हम कंपेयर करें तो कहां पर वृक्षों की ऊंचाई यानी ट्री लाइन की ऊंचाई अधिक होगी। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पूर्वी हिमालय की तुलना में अगर बात करें पश्चिमी हिमालय में तो ये कम होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि पूर्वी हिमालय में अभी आपने देखा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है? सदाबहार वन, वहां वर्षा ज्यादा होती है। क्लियर है? तो वहां पर ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी इलाके में ज्यादा है, इसलिए पूर्वी हिमालय की तुलना में अगर आप पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्री लाइन की ऊंचाई का मान कम होगा। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, कारण भी मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी हिमालय में वर्षा की क्या होती है? न्यूनता होती है। ठीक है? तो उसी के कारण यहाँ पर उसकी ऊंचाई भी कम, और वर्षा की न्यूनता के कारण ही पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की तुलना में कम होती है। क्लियर है? और यहाँ पर आप देखेंगे कि विविधता में भी अंतर पाया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, अगला है प्राकृतिक आपदाएं। जो अगला टॉपिक है वो है प्राकृतिक आपदाएं। इसमें जो पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र है वो कौन सा? हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, तो ये भी सही है। और यही कारण हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, इसीलिए ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। इसके कई और रीजन है, इसमें और चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही हो रही है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करें भूकंप की तो देखिए, भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर
विवर्तनिकी गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर है? देखिए, ये तो आपने देख लिया कि जो भूकंप की उत्पत्ति है, जो उत्पन्न होने का कारण है, वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तनिकी गतिविधियों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके कारण भूकंप आते हैं। अगर हम भारतीय मानक ब्यूरो की बात कर लें तो इसके अनुसार जो नए मानक हैं, यानी जो मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल है, इसके आधार पर जो जोन की संख्या है वो अब 4 भूकंपी जोन है। 5 से घटकर 4 भूकंपी जोन है। हुआ क्या है कि जोन 1 और जोन 2 को आपस में मिला दिया गया है। क्लियर है? तो यानी यहाँ पर अब जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 यानी कुल मिलाकर 4 भूकंपी जोन अब हैं। क्लियर है? अब जरा यहाँ पर बात कर लीजिए कि किस में सबसे ज़्यादा, तो याद रखिएगा जो जोन 5 है ये अत्यधिक भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र है, यानी अत्यधिक तीव्रता से भूकंप सर्वाधिक यहीं आते हैं जोन 5 वाले इलाकों में। अगर हम जोन 5 वाले इलाकों में जो क्षेत्र है उसकी बात कर लें तो इसमें हिमालय के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो शामिल होते हैं। इसमें बिहार, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय का पंजाब क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं जोन 5 के अंतर्गत। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, आप सभी को ये पता है कि जो भारतीय प्लेट है वो प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रही है। क्लियर है? और उत्तर में आप जानते हैं क्या है? यूरेशियन प्लेट। और इसके लिए वो क्या कर रही है? अवरोध का काम कर रही है। और इन प्लेटों के किनारे जो है वो लाख हो जाते हैं और कई स्थान पर लगातार ऊर्जा का संग्रह होने लगता है। और जब ये इसका संग्रह अत्यधिक हो जाता है तो दोनों प्लेटों के मध्य जो कमजोर बिंदु होते हैं वहीं से लाभ टूटेगा और वहां से ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है और हिमालय के चाप के साथ इसमें भूकंप आते हैं। क्लियर है? आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि हिमालय निर्माण की भी प्रक्रिया इसी के तहत है। ठीक है, यानी जो इधर से भारतीय प्लेट गई और उधर से यूरेशियन प्लेट टकराई और टेथिस सागर का मलबा ऊपर उठा और उसके जमाव से यहाँ पर हिमालय का निर्माण। उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वो टॉपिक है। तो हम लोगों ने ये पूरी बात देखी कि किस तरह से ये भूकंप का ये क्षेत्र बना हुआ है और सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और कारण क्या है। और याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय के रूप में अनेक युगों में निर्मित हुआ और जिसके कारण यहाँ पर चट्टानों के अनेक अनुदैर्ध्य उत्क्रम विस्तारित होते हैं। यही कारण है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपी क्षेत्र आप कहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? और आप जान रहे हैं कि वो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और अभी भी उसका निर्माण जारी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 338 और पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या है? यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र भूकंप ग्रहणशील है, इसका कारण क्या है? तो ये क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 339 और पूछा जा रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता वाले भूकंपी मेखला में नहीं आता है? यानी उच्च तीव्रता वाले भूकंपी मेखला में कौन नहीं आता है? तो देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड तो आएगा, कच्छ भी आएगा, हिमाचल, जो तुलनात्मक तौर पर यहाँ कर्नाटक का पठार में ये तीव्रता नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया प्रश्न। देखिए, जो कर्नाटक का पठार आप जानते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो कि एक स्थिर और दृढ़ स्थलखंड है, इसमें कोई मूवमेंट और इस तरह का नहीं है, जहां पर भूकंप का प्रभाव जो है सबसे कम होता है और यही कारण है कि ये न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। कौन? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को क्षति जोखिम के परिणाम के आधार पर जोन 1 यानी न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर है? यहाँ पर आपको पता है, अभी चर्चा भी हुई थी कि जोन 1 और 2 को जो है समाहित कर दिया गया और वर्तमान में 4 भूकंपी जोन है। अब यहाँ पर देखिए, जोन जो 2 है, यहाँ भारत के 43% भूभाग पर ये क्षेत्र है और यहाँ पर अल्प तीव्रता वाला ये भूकंप के दृष्टिकोण से क्षेत्र है। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए, जोन 3, 4 और 5 में भारत के 57% भूभाग को ये कवर करता है और ये अति संवेदनशील है। अब आइए जरा देख लेते हैं जोन वाइज कौन कौन से क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूकंप के न्यूनतम प्रभाव वाले क्षेत्र की, अर्थात भूकंप जोन 2 की। अब इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो भूकंप जोन 2 में उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का अधिकांश जो क्षेत्र है वो भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो अभी आपने एक प्रश्न में पूछा गया था कि न्यूनतम भूकंप जोन कौन सा है, तो उसमें कर्नाटक ऑप्शन में था, तो आपने उसको टिक किया था। क्लियर है? तो ये भूकंप जोन 2 में आता है। क्लियर है? अगला देख लेते हैं भूकंप जोन 3। यहाँ पर ये मध्यम प्रभाव वाला क्षेत्र है भूकंप के दृष्टिकोण से। इसमें उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती व दक्षिण पूर्वी भाग आते हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल का मैदानी क्षेत्र आता है, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र आता है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र,
गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग और पश्चिमी तटीय प्रदेश, ये सभी इलाके जोन 3 में आते हैं, यानी भूकंप के मध्यम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। अगला देखिए, जोन 4 की बात कर लें, जो कि अधिक प्रभाव क्षेत्र में है। तो इसमें सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम में काठियावाड़ के तट से लेकर और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग तक, यानी पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग तक, जो कि चंद्राकार आकृति वाला क्षेत्र है, ये भी किसके अंतर्गत आता है? जोन 4 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कोंकण तट का जो दक्षिणी भाग है, ये भी जोन 4 के अंतर्गत आता है, जो कि अधिक प्रभाव क्षेत्र है भूकंप का। और जो अगला है वो है जोन 5, जो कि भूकंप का अधिकतम प्रभाव वाला क्षेत्र है। इसमें सभी उत्तर पूर्वी राज्य, बिहार नेपाल वाला इलाका, सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र और गुजरात का कच्छ प्रदेश, ये सभी भूकंप 5 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 340 और पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो देखिए, बाढ़ग्रस्त के आधार पर यहाँ पर आप सी विकल्प करेंगे। आप जानते हैं कि कोसी नदी भारत में राज्य के आधार पर देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अपना रास्ता कई बार बदलती है, तो ये बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है वो बिहार, और यहाँ पर ये कोसी के कारण ऐसा होता है क्योंकि ये निरंतर मार्ग परिवर्तित करती है। इसके अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला और अन्य ऐसी छोटी नदियां भी हैं जो बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछा जाए कभी कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, तो याद रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेसिफिक बात करें तो जो इसका पूर्वी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा बाढ़ आती है। क्लियर? अगला प्रश्न संख्या 341, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो कोयना क्षेत्र है, इसके निकट अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र की संभावना होती है। कारण में बोल रहा है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश ताल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। तो ये बात सही है कि महाराष्ट्र राज्य में जो कोयना क्षेत्र है ये भूकंप प्रभावित होगा, ये ऐसी संभावना है। कारण क्या है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश पर है, और जब कोयना जलाशय में जल स्थल में परिवर्तन होता है तो ये अधिक सक्रिय हो जाता है। यानी जल स्तर के परिवर्तन से जो भारी प्लेट है इसके ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाए, जिससे भूकंप आ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही की जा रही है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यही कह रहा है कि जल स्थल के परिवर्तन से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाएगी, जिससे भूकंप आने की संभावना है। किसमें? महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में। अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 342 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा किसमें आती है? उड़ीसा। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ये चक्रवात प्रभावित है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात है उसकी दिशा घड़ी की सुई की विपरीत होती है। क्लियर? बी विकल्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और प्रतिचक्रवात की दशाओं के कारण उड़ीसा में बाढ़ और अकाल का सामना है। क्लियर है? और यहाँ पर जो महानदी का डेल्टा है वहां से जो मैंग्रोव का निर्वनीकरण हो रहा है उसके कारण उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जा रहा है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 343 और ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण में कह रहा है कि हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी जब हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जब हम खनन का काम करते हैं तो उसके कारण उन क्षेत्रों में जो आपसी सैलों का जो संगठन है वो कमजोर होता है। इसके कारण उन क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या ज्यादा बढ़ती है। यानी ये कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। यानी भारत और नेपाल में स्थित जो हिमालय पर्वत है वहां पर भूस्खलन में वृद्धि हुई है। कारण है कि विकासात्मक कार्यों के लिए हिमालय में बढ़ रहा है खनन कार्य। अगला प्रश्न संख्या 344 और पूछा जा रहा है कि सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है या राज्य के दृष्टिकोण से? तो आप कहेंगे क्या? तमिलनाडु। यानी सुनामी का प्रकोप सबसे ज्यादा कहां पर था? तमिलनाडु में। यानी डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। देखिए 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण भारत में नागपट्टिनम, पिछावरम, भीतरकनिका, मुथुपेट स्थलों में तमिलनाडु राज्य का जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था वो नागपट्टिनम था। क्लियर है? आपको ये भी पता है कि जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है? और सुनामी क्या है? समुद्री भूकंपी लहरों को, क्लियर है, जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के, अब जैसे एक प्रश्न और यहां से कोरिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर स्टैब्लिश है? तो याद रखिएगा भारत में जो सुनामी वार्निंग सेंटर है ये हैदराबाद में। क्लियर है? इसी तरह ये पूछा जा सकता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तो नई दिल्ली में। जब संस्था वाली पार्ट में आएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल जो बहुत महत्वपूर्ण
संस्थाएं और उनसे संबंधित स्थल हैं उनको निश्चित रूप से कवर करेंगे, और जैसे जैसे टॉपिक में रिलेट होता जाएगा वैसे वैसे को रिलेट भी करते चलेंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट हो रही है। अगला जो टॉपिक है वो है चट्टान, सैल एवं मृदा से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी अगली, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे आपको आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।